हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे। जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा था, पिछले में हम लोगों ने क्या देख लिया था। पिछले में हम लोगों ने जो 1992 में जो सुधार लागू किए गए थे, जैसे कि निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, ठीक है। ये जो नहीं एलपीजी रिफॉर्म की चर्चा हो रही थी, ये हम लोगों ने देख लिया था। उस टाइम कंडीशन क्या थी हमारी अर्थव्यवस्था की, वो हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया था, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अब देखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के रूप में समझ लिए कि क्या होता है। प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे वैश्वीकरण क्वेश्चन इससे काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि वैश्वीकरण क्या है कि विश्व के साथ, ऐसे समझिए, विश्व के साथ मतलब जुड़ जाना, ठीक है। वैश्वीकरण इसी को कहते हैं कि भाई विश्व के साथ जुड़ जाएंगे अगर आप, तो एक दूसरे पे निर्भरता आपकी हो जाएगी। जैसे नहीं कि विश्व को परस्पर, यही है इसका उद्देश्य, क्या है, विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत बनाना। नहीं, अभी से ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट आया वही है कि भाई विश्व जो है अब किसी न किसी माध्यम से जुड़ गया है। अगर कहीं चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट होती हैं तो यहाँ पे भी प्रभाव डालती हैं, ठीक है। वैश्वीकरण का ही आप देखेंगे कि ये परिणाम है कि अगर सिंपल से एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में अगर आप लेंगे तो वैश्वीकरण का यही मतलब है कि भाई जुड़ जाना। इसके अब पॉजिटिव निगेटिव भी हैं। निगेटिव में आप ले सकते हैं, जैसे कि आप देखिए कि यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ, अभी मान लीजिए कि इससे इजराइल हमास चल, तो इसका इफेक्ट, क्योंकि पूरा विश्व तो जुड़ा हुआ है, तो युद्ध यहाँ हो रहा है तो पूरा सब पे इफेक्ट, इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो ये वैश्वीकरण ही है, इसका प्रभाव है कि वैश्वीकरण मतलब कि विश्व को, विश्व के साथ जुड़ जाना, ठीक है। देखिए, यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि वैश्वीकरण के ऐसे संपर्क सूत्र की रचना का प्रयास है जिसमें मीलों दूर हो रही घटनाओं का के प्रभाव भारत के घटनाओं पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह समग्र विश्व को एक बनाने और सीमा मुक्त विश्व की रचना का प्रयास करता है, ठीक है। वही है कि अब देखिए, अभी क्या हुआ कि भाई जब ये यूक्रेन रशिया इन सब का युद्ध हुआ, तो फिर डीजल पेट्रोल के दाम कहीं खाड़ी देशों में होता है या फिर मिडिल ईस्ट में कोई दिक्कत आती है, तो डीजल पेट्रोल जो हम लोग वहाँ से निर्यात करते हैं उसके दाम बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अगर भारत कहीं पे जहाँ पे सामान भेजता है, अगर वहाँ पे जैसे कि अगर भारत ने निर्यात भेजना बंद कर दिया, तो वहाँ पे वो चीज़ें इफेक्ट डालने लगती हैं। तो वही है, क्योंकि एक जगह का प्रभाव दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होता है। तो वही है क्या, वैश्वीकरण। अब देखिए, अब वही है कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा। अब वैश्वीकरण से ही देखिए, देखेंगे जो कंपनियां हैं ना, वो बाहरी संस्थाएं नियमित रूप से एक दूसरे से सेवाएं प्राप्त करती रहती हैं। जैसे आप देखा होगा कि आप लोगों ने कि इंडिया में क्या होता है कि बहुत से, आप चिकित्सा क्षेत्र में देखेंगे, शिक्षा क्षेत्र में देखेंगे, तो क्या होता है, टेली मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट आया कि भाई वहाँ से ही विदेश से बैठे कोई डॉक्टर आपको कंसल्टेंट या मशवरा या सलाह दे रहा है, ठीक है। बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईटी जो यहाँ पे हैं, आईआईटीज़ हैं, कि वहाँ पे फॉरेन जो टीचर हैं वो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेक्चर ले रहे हैं। तो ये सब उसके वैश्वीकरण के ही नतीजे, ठीक है। अब वैश्वीकरण से आप देखेंगे कि ये हुआ कि बहुत सारे हमने बहुत विदेशों में बहुत से कंपनियों में इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। भारतीय क्षेत्र के जो उद्योग हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल की बहुत सारी कंपनियां हमारे छोटे बड़े उद्योगों में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो ये जो है वैश्वीकरण का ही प्रभाव आप देखेंगे। वैश्वीकरण का ही एक और आप देखेंगे कि भाई अब मूवी है, ठीक है। आप देखेंगे कि भाई मूवी इंडिया में रिलीज़ होती है तो विदेशों में भी लगती है। अब हॉलीवुड की मूवियाँ क्या है, वैश्वीकरण का इफेक्ट है ना, कि आप देखेंगे हॉलीवुड की मूवी रिलीज हो रही है तो इंडिया के भी हॉलों में, सिनेमा हॉलों में लगती है। तो ये सब वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। देखिए भाई, फिल्म, संगीत, चिकित्सा, परामर्श, शिक्षण, ये सब वही बात चल रही है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि भाई इन सब के लिए, अब देखिए इससे क्या हुआ कि भाई चीज़ें भाई इजी हो गई और कम लागत में चीज़ें ईजिली हो जाती हैं, ठीक है। अब इस सब को देखते हुए क्या हुआ कि भाई वर्ल्ड लेवल पे जब ट्रेड जुड़ गया, तो इस सबको देखते हुए WTO का गठन किया गया। कब किया गया, 1995 में किया गया, ठीक है। WTO का, इसको क्या कहते थे पहले, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, हाँ, गैट के परवर्ती विश्व व्यापार संगठन का 1995 में गठन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला कि हर देश यहाँ से व्यापार कर रहा है, यहाँ एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं। हाँ, कहीं पे वस्तु विनिमय भी प्रणाली चल रही है। जैसे कि बहुत सारे हम क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में ये था कि भाई हम रसिया हो गया या फिर ईरान से भाई वहाँ से आया वो क्रूड ऑयल ये सब ले रहे हैं, और हम बदले में उसके में क्या कर दे रहे हैं, हम उनको गेहूं दे रहे हैं या कुछ और वस्तुओं का उनको निर्यात कर दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली का भी वो एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लीजिए कोई भी वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम या समस्या आती है,
तो उसको या कुछ रूल ऑफ लॉ होने चाहिए ना कि भाई व्यापार के भी कुछ नियम होने चाहिए, कोई समस्या आती है तो कौन निराकरण करेगा। तो इन सबको देखते हुए WTO का गठन किया गया 1995 में, ठीक है। और जब गठन किया था तो इसमें क्या 23 देशों ने मिलकर किया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो लगभग 194 प्लस ही कंट्रीज़ में ऐड हैं WTO में, ठीक है। 194 तो वही है, यहाँ आप देखिए सुलभ करना, व्यापार को समान अवसर उपलब्ध कराना, कोई मनमानी ढंग से चीज़ों को ना कर पाए, तो वही सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए WTO का गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे इसमें बहुपक्षीय व्यापार हो रहा है, या फिर बहुपक्षीय मतलब कि आप देखेंगे कि भाई जा रहा है कि यहाँ से इस कंट्री में जा रहा है, यहाँ से इस देश में जा रहा है, या एक साथ हम कई देशों में भेज रहे हैं। बहुपक्षीय या फिर द्विपक्षीय मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है। तो इन सब को मैनेजमेंट करने के लिए क्या हम टैरिफ लाएँ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इससे देखेंगे कि कुछ निगेटिव भी चीज़ें हुई हैं, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है कि जो सब कि भाई हम यहाँ पे भेज रहे हैं तो यहाँ पे ये देश कुछ टैरिफ लेता, भाई हमारे यहाँ बेचने का आपको इतना शुल्क देना पड़ेगा, तो टैरिफ सिस्टम को बढ़ावा आया, ठीक है। साथ ही में इसमें क्या, साथ ही हम लोगों ने वस्तु तो दे रहे हैं, लेकिन जो सेवा सर्विस भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप सर्विस में क्या देखेंगे, भारत जो IT क्षेत्र आप देखेंगे इंडिया का, वो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस है, मतलब मान्यता है इसकी। तो हम लोग IT संबंधित सेवाएं देते हैं, टेक्नोलॉजी संबंधी ये सर्विस सेवा जो देते हैं। तो बहुत सारे हम लोग ये नहीं कि केवल वस्तु विनिमय चल रहा है, हम लोग सेवा सर्विस जो है भी विनिमय कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली से कह सकते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव ये हुआ कि बहुत से, जैसे कि अब मान लिया कि यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में देखा था जो नहीं लगाते थे कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, या टैक्सेशन कैसे करते थे कि कोई मान लिया कि विदेश से हमारे यहाँ सामान भेज रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं भाई अगर ये, अब जैसे सब्सिडी वाला आप देखेंगे कि भाई अभी नहीं कि सब्सिडी हमारे यहाँ पे दी जाती है कृषि क्षेत्र में, लेकिन विकसित देश क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। क्यों? सरकार इनको सब्सिडी देती है और ये ईजिली इनको उत्पादन लागत कम पड़ती है, और फिर उत्पादन लागत कम पड़ती है तो ये फिर हमारे देश में आके महंगे दामों में बेचते हैं, जिससे हमारी मार्केट ख़राब होती है, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक, हालांकि उसमें बहुत सारे टर्मोलॉजी है, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ठीक है, जिसमें कि किसमें सब्सिडी देनी चाहिए किसमें नहीं, वो हम लोग आगे आएगा एक चैप्टर जब, क्योंकि वो करंट का भी मुद्दा रहता है तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल समझिए कि वो विकसित देश मानते हैं कि नहीं सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार के सहायता के थ्रू ये ईजिली उत्पादन, इनको लागत भी कम आती है, और हमारे यहाँ लागत बहुत ज़्यादा है, और लागत उनके यहाँ सब्सिडी नहीं है तो उत्पादन लागत तो ज़्यादा होगी चीज़ों को। तो अब ये क्या करते हैं सस्ते दाम पे, क्योंकि इनकी लागत उत्पादन लागत कम है, सब्सिडी मिल रही है, तो हमारे यहाँ आके हमारा मार्केट जो है कैप्चर कर ले रहे हैं, हमारे लोगों को उत्पादन नहीं मिल रहा। तो इसमें कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं, ठीक है। वही है देखिए कि सहायता के विकासशील देशों ने अपने बाजारों को विकसित देशों, वही चीज़ चल रही है। आप पढ़ेंगे एक बार डिटेल में तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए समीक्षा आप करेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसी भी जो है इकोनॉमिक्स, आप देखेंगे अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे किया जाता है कि भाई विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए किसी भी क्षेत्र में वही बात है कि भाई अगर अर्थव्यवस्था या किसी क्षेत्र की भाई उनका आर्थिक ग्रोथ हो रहा है या नहीं, तो सबसे सिंपल सा तरीका है, देखा जाता है कि वहाँ की GDP का मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो है एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो भारतीय सीमा क्षेत्र में या फिर उत्पादन है वो बढ़ रहा है या नहीं हो रहा है GDP, ठीक है। तो GDP का आकलन के आधार पर अगर समीक्षा की जाती है तो देखा जाता है कि हाँ भाई मतलब 1980 इक्यानवे के टाइम में, मतलब 1980 या 91 के टाइम में लगभग 5.6% GDP थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते 6%, एक बड़ा देखने में कम लग रहा है 1% के आसपास, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा होती है पूरे GDP का, तो बढ़ रही है, ठीक है। और आप देखें हाँ एग्रीकल्चर क्षेत्र में थोड़ी सी गिरावट आई है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में गिरावट का क्या रीज़न होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले लेक्चर जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि अगर कोई देश विकसित देश या कह सकते हैं कि उसमें आर्थिक प्रगति होती है तो ये उसमें क्या देखा जाता है कि उसका एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ठीक है, GDP की मात्रा घटने लगती है, और सर्विस क्षेत्र मतलब जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो है बढ़ोतरी देखी जाती है। तो एक प्रकार से ये विकसित या डेवलपमेंट देश, विकसित देश होने की एक कह सकते हैं कि ये परिणाम देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में गिरावट आती है और सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, सेवा क्षेत्र इंडस्ट्री क्षेत्र में ग्रोथ होती है। तो वो चीज़ इंडिया में भी देखने को मिली है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि भाई है कि भाई 10वीं बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने टारगेट लेके
बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम लोगों ने 8% की ग्रोथ का टारगेट रखा था। हाँ, अचीव नहीं हुआ, लेकिन 8% तो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन ये है कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ अपने जीडीपी अर्थव्यवस्था में सुधार उसके बाद एक देखने को मिला है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है जो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो बहुत कम मात्रा में था, लेकिन 90 जब ये सुधार हुआ 1990-91, तो उससे बाद हमारे यहाँ एफडीआई की मात्रा एक बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में एफडीआई आई, निवेश बढ़ा। भारत ने बाहर बहुत सारी चीज़ों में इन एफडीआई मतलब निवेश किया। हमारे यहाँ इसके पहले बहुत सी चीज़ों को हम लोग जो है क्या करते थे कि आयात करते थे, मंगाते थे। इंजीनियरिंग से संबंधित चीज़ें, वाहन हो गए, कल पुर्जे हो गए, मतलब कि सामान पार्ट्स हो गए, वस्त्र उद्योग। अब उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने धीरे धीरे अब हम लोग एक बड़ी मात्रा में आप देखेंगे कि इसको हम बाहर में निर्यात भी करते हैं, इंजीनियरिंग सेवाएं देते हैं। टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत सारे अपने देशों को ट्रांसफ़र या उनको देते हैं। गाड़ियाँ बहुत अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, तो हम लोग वो करते हैं। तो एक प्रकार से इन सब चीज़ों को सुधार देखा गया। ठीक है, अब हाँ, जैसे कि आप देखेंगे कि एक अब से रोज़गार में क्या हुआ, रोज़गार और समृद्धि में, रोज़गार में ये देखा जाता है कि बहुत से लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से इंडिया की ग्रोथ हुई है, ठीक है, जिस प्रकार से इंडिया में ग्रोथ हुई है उस प्रकार से रोज़गार में उस मात्रा में, क्योंकि ग्रोथ मान लीजिए कि यहाँ पे हुई है तो हमारे यहाँ रोज़गार डेवलपमेंट यहाँ पे ही रहा, तो कहते हैं कि अगर उस मात्रा में ग्रोथ के कंपैरिजन में रोज़गार का सृजन नहीं हो पाया। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि भाई रोज़गार और समृद्धि में क्या डिफरेंस था, पिछले लेक्चरों में देखा था। और रोज़गार न बढ़ने का क्या कारण था, हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हाँ, और हम लोग सीधे प्रौद्योगिकी पे, टेक्नोलॉजी पे बाहर से शिफ्ट हुए, बहुत सारे रीजन थे, उसमें हम लोगों ने देखा था चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में क्या, एग्रीकल्चर में वही है, हम लोगों ने देखा था कि भाई एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में हमारी उतनी सुधार नहीं देखने को मिला। हाँ, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री क्षेत्र, आईटी क्षेत्र, इन सब में ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन कृषि क्षेत्र में उस प्रकार से हम लोगों ने विकास नहीं किया जितना अदर सेक्टर में किया। ठीक है, और वो हम लोगों ने अभी देखा ही क्यों, सब्सिडी जो है, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था सब्सिडी, पिछला 1-2 लेक्चर में आप पीछे देखेंगे तो हम लोगों ने उर्वरक सब्सिडी पे बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से चर्चा की थी। ठीक है, तो वही है कि सब्सिडी, अब क्योंकि बहुत सारी जो रिपीट होंगी चीज़ें हम लोग उसके स्किप करके धीरे से इसको जो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब वही कहना है कि भाई सब्सिडी क्षेत्र में तो क्योंकि बड़े उद्योग सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन तब भी जो उत्पादन या कृषि मूल्य कह सकते हैं कि बीज हो गए, खाद हो गए, रसायन हो गए, वो बड़े तब भी महंगे थे। छोटे जो है उद्योग या सीमांत जो किसान थे वो नहीं अफोर्ड कर सकते, बड़े किसान हो गए या फिर जिसकी बड़ी मात्रा में ज़मीनें थी वो ज़्यादा अफोर्ड कर पाते थे, तो इससे छोटे और सीमांत जो किसान थे उनको नुकसान हुआ। ठीक है, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली जो चर्चा अभी हम लोगों ने देखा था, स्टार्टिंग में सब्सिडी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का, ठीक है, एमएसपी देने के बारे में हम लोगों ने, आप देखेंगे, डिटेल में चर्चा की थी कि इसके पॉजिटिव क्या चीज़ें थी, निगेटिव क्या चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसमें हम लोग वो उसमें भी बात की जा रही है। दूसरी क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ये देखा गया है कि हमारे यहाँ की हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें, अब कृषि में क्या हुआ, पहले तो हम अपने आप उत्पादन करते थे, अपना भाई उत्पादन कर रहे हैं, चीज़ें अपना खा पी रहे हैं, मार्केट में चल रही वो चल, लेकिन जब से वैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण से क्या हुआ, हम बहुत सारी नकदी फसलों का उत्पादन करने लगे। ठीक है, आप देखेंगे अंग्रेज भी जब इंडस्ट्री या इन सब के लिए आप देखेंगे वो नील की खेती, कपास की खेती वो मजबूर करते थे खेती, लेकिन अब हम लोग नकदी फसलों जैसे वो गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, नील की खेती हो गई। ठीक है, अब जैसे कि आप इन सब चीज़ों की तरफ हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा रुझान बढ़ा है। हाँ, और इसमें इस तरफ रुझान बढ़ने से क्या हुआ कि जो हमारा घरेलू है, चावल, दाल, गेहूँ, इन सब का जो चीज़ें थी थोड़ा सा उत्पादन कम हुआ है और इस वजह से मार्केट में प्राइस भी थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, तो ये बात हो रही है कि हम लोग नकदी फसलों की तरफ इंडिया का झुकाव थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि उद्योग, अब देखा जा रहा है कि उद्योग क्षेत्र में क्या सुधार हुए। उद्योग क्षेत्र में कह रहे हैं कि औद्योगिक समृद्धि की दर में, ठीक है, कुछ स्थिरता, मतलब कि थोड़ी सी स्थिरता या कह सकते हैं गिरावट सी महसूस की गई है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण क्या है। अब मांग के कारण देखिए, वैश्वीकरण के ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। ध्यान से सुनिएगा कि भाई अगर हम
जाहिर सी बात है कि जब मार्केट आपकी वर्ल्ड लेवल पे जुड़ गई तो हो सकता है कि आप कोई मान लीजिए स्टील उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। स्टील उत्पादन में क्या हो रहा है कि स्टील उत्पादन आप कर रहे हैं, आपको यहाँ पे महंगा हो रहा है, उत्पादन लागत पड़ रही। लेकिन बाहर से जैसे चाइना हो गया, अब वो हमारे यहाँ आके सब्सिडी के थ्रू हो गया या फिर उनके टेक्नोलॉजी के थ्रू, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, मतलब बेहतर है, डेवलपमेंट है, उससे सस्ता स्टील उत्पादन करके हमारे मार्केट को वो कैप्चर करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे उद्योगों का उत्पादन हो गया, फिर राजस्व, क्योंकि भाई अगर लाभ नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे उद्योग हमारे यहाँ बंद होने लगेंगे ना। तो वही कहा जाए कि हमारे यहाँ उत्पादन में गिरावट आने लगी है थोड़ी सी, इस वजह से वैश्वीकरण के ये निगेटिव पक्ष भी हैं, ठीक है। हालांकि किसी देश के लिए निगेटिव है, किसी के लिए ये पॉजिटिव भी है। बहुत सारी ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी चीज़ का सस्ते में दूसरे में बेच के कैप्चर करते हो मार्केट। तो वही चीज़ है कि ये कह रहे हैं कि इससे थिसलता भी आई है, और प्लस हमारे यहाँ जब आप इसको रोकने के लिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसको रोकने के लिए अभी नया जो कॉन्सेप्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी, जब सरकार को लगता है कि भाई कोई देश जो जानबूझ के मार्केट कैप्चर करना चाह रहा है और सस्ते में चीज़ें बेच रहा है, तो सरकार क्या करती है, यहाँ पे टैक्स लगा देती है, जिससे कि हमारा जो उत्पादन हो रहा है यहाँ पे टैक्स लग जाए तो दोनों का रेट बराबर मार्केट में बिकेगा फिर। हाँ, अब इससे हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी देखा गया है कि विकसित देश और भाई मार्केट जब ओपन हो गई तो हम जो विकासशील देश हैं या फिर अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, उनके पास क्या है कि उतनी उद्योग उतने बेहतर मात्रा में नहीं डेवलप हैं, उद्योग नहीं डेवलप हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं इतनी अच्छी है कि वो उत्पादन अच्छी तरीके से कर पाएँ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं। लेकिन विकसित देश क्या, उनके पास ये सब चीज़ें विकसित हैं, तो वो बड़ी मात्रा में ला के विकासशील देशों में वो डंप करते रहते हैं, जिससे क्या हुआ कि भाई छोटे हो गए उद्योग, मझले उद्योग सीमांत, तो उनको जो है थोड़ा सा उनकी आजीविका या फिर उनके विकास पे क्या हुआ, उनके विकास पे थोड़ा सा रुकावट महसूस की गई या फिर कैसे में गिरावट आई, ठीक है। अब वही बात बेरोजगार आवागमन से गरीब देश वही है, ठीक है, रोज। अब इसमें क्या हुआ, जब यहाँ के उद्योग और इन सब को गिरावट आएगी तो उद्योग बंद होंगे, या फिर तो जैसे नहीं कर्मचारियों को छटनी एक बढ़ जाती है, तो उससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था, रोजगार, हर चीज़ में थोड़ी सी कमी देखी जाने लगी। हाँ, अब दूसरी चीज़ क्या हुई, अब यहाँ वो तो हमारे यहाँ पे भाई थोड़ा सा प्रेशर डाल के या करके ये समझिए कि वो हमारे यहाँ तो चीज़ें सस्ती मात्रा में भेज देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा उत्पादन की गई चीज़ें वो अपने देश में बेचने को बहुत से कंट्री क्या करते हैं, परहेज़ करते हैं, वो ज़्यादा टैक्स उस पर लगा देते हैं, जिससे महंगी हमारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये कुछ वैश्वीकरण के नेगेटिव पक्ष भी रहे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आप देखेंगे कि विनिवेश क्या होता है कि सरकार का एक होता है कि भाई जो कंपनी, सरकारी कंपनियां कह सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, अगर वो अच्छे परफॉर्म या फिर अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहे हैं तो उसमें सरकार अपनी जो शेयर है वो बेच देती है, जिससे एक तरह से कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर देना या प्राइवेट हाथों में दे देना, एक प्रकार से ये है। इसमें क्या है, इसमें कहा गया कि वैश्वीकरण से तो इस वजह से अभी हमने देखा कि भाई बहुत सारे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, प्लस सीमांत और छोटे उद्योग वो बंद होने लगे, इसमें सरकार की हिस्सेदारी, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो विनिवेश का, अब विनिवेश में क्या होता है, सरकार को चलाना है तो सरकार सस्ते दामों पे जो है उद्योगों को बहुत ईजिली बेचने लगी। तो सरकार क्या हुआ, वही कह रहे हैं कि भाई निजी यही आप देखिए अब वैश्वीकरण का कि क्योंकि अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, मार्केट कैप्चर करना है, मार्केट में क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा, क्योंकि बहुत सारे अब एक साथ आ गए तो प्रतिस्पर्धा का ज़माना आ गया। सरकार उतना जो है कि सरकार के पास 10 चीज़ों को ध्यान रखना होता, तो वो कंपनियां उनकी जो है अभी देखिए जैसे एयर इंडिया थी, उतनी अच्छे तरीके से जितना प्राइवेट परफॉर्म कर रही नहीं कर पा रही, तो फिर सरकार ने बहुत सारे मतलब कि अपनी विनिवेश कर दिया, अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट के हाथों में बेच दी। और मतलब कि अब बेच रहे तो उसका कोई बोली लगती है, कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है, बहुत बार बहुत से घाटा उठाना पड़ा, सरकार बहुत कम दामों पे उसने बेच दिया। तो वही चीज़ कर रही कि भाई वैश्वीकरण से सरकार के फिर राजस्व में भी, क्योंकि यहाँ पे भाई बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ के लोकल उद्योगों की अगर कमी आ रही है, ठीक है, तो सरकार के राजस्व में भी कमी आ रही है ना। हाँ, राजस्व घाटे में भी कमी आ रही है। तो ये चीज़ें हैं, प्लस इसमें अब क्या कह रहे हैं आगे, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये सुधार और राजकोषीय नीतियों में क्या आया, ठीक है। अब राजकोषीय नीतियों में क्या हुआ कि दो चीज़ें हो गई। अब हमें तो एक तो इन्वेस्टमेंट लाना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या हुआ कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट लाने के लिए
अच्छी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, ठीक है, उद्योग, रोडें, अब फिर इनको जो है, जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं उनको बहुत सारे टैक्स में छूट देना, सहायता करना। तो इससे सरकार का एक तो राजस्व घटा। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो उद्योग हैं अब उनको प्रतिस्पर्धा लायक बनाना है, ठीक है, कि वो बाहर की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके। तो एक तो यहाँ के भी उद्योगों को छूट, सहायता देना। तो सरकार में ओवरऑल कह रहे हैं कि इससे सरकार में क्या हुआ कि थोड़ा सा उनके राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, राजस्व में थोड़ा सा घाटा में वृद्धि हुई, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या है कि देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहे हैं कि निष्कर्ष में कह रहे हैं कि भाई जो उदारीकरण, निजीकरण के माध्यम से क्या हुआ, से लेकर वैश्वीकरण सहित जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ उस पर तो भारत सहित अनेक देशों पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव तो पड़े ही, ठीक है। साथ ही ये कह रहे हैं कि भाई वैश्वीकरण क्या था। वैश्वीकरण एक शुभ अवसर की महत्व देखा जाना है, क्योंकि विश्व बाजार से क्या हुआ कि हमारी पहुंच वर्ल्ड लेवल पे हो गई और वर्ल्ड से अच्छी टेक्नोलॉजी जो है हमारे यहाँ, उद्योग अच्छे आए, टेक्नोलॉजी अच्छी आई, तो ये तो हमारे यहाँ इसके पॉजिटिव इफेक्ट रहे। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे जो इसके आलोचना करते हैं, इसमें कह रहे हैं कि वैश्वीकरण तो अमीर देश, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई, यहाँ सब्सिडी हो गई, हाँ, और उत्पादन की बेहतर गुणवत्ता हो गई, मतलब वस्तुओं की। तो उससे क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की एक साजिश थी, ठीक है। और अब बहुत से जो गरीब देश हैं उनकी क्या कि जैसे चाइना ने क्या किया, बहुत सारे देशों में पूरा उनकी मार्केट कैप्चर कर लिया है, तो अब उनकी पूरी अपना अस्तित्व ही खतरे में आ गया। तो उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे कहा है, ठीक है। प्लस अब प्लस ये गया कि भाई कुछ क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए, कुछ में नहीं। तो अमीर गरीब के बीच में एक खाई भी बहुत लंबी जो है बढ़ गई वैश्वीकरण का, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या 1990 की वित्तीय संकट उस आंतरिक संरचनाओं में कई भीषण विषमताओं का परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया, कि ये भारतीय क्षेत्र में इफेक्ट पड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको मेंस का है, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, 250 शब्दों में आपको लिख के इसके कुछ पॉइंट आप चाहे कमेंट बॉक्स में या फिर एक A4 साइज या पेपर पे आप लिख के जो है टेलीग्राम चैनल पे इसको आपको भेजना है। क्या है, आपको बताना है कि देखिए, अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैश्वीकरण पढ़ा ना। तो हम लोगों ने अब देखिए वैश्वीकरण क्या है, और साथ में आपको बताना कि वैश्वीकरण से, ये बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, वैश्वीकरण से भारत पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में देखिए, अब हम लोगों ने 2024 को टारगेट करते हुए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, इन सबको टारगेट करते हुए बहुत सारे देखिए नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे करंट अफेयर के एमसीक्यू आ रहे हैं, आपको हिस्ट्री के मिल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखते रहिए, इसको भी देखिए, साथ में मेंस वाला भी करिए। अभी और सारे इनिशिएटिव आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर करिए, जो भी क्वेरी हो आप पूछते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।